बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंजीनियर इमरान खानज़ादा और आप मेरे साथ हैं एजुकेशन चैनल विद इंजीनियर इमरान खानज़ादा पे। और आज का जो हमारा पास टॉपिक है वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल से स्मॉल करंट को मेयर करने के लिए, ठीक है। और इसी गैल्वेनोमीटर की वजह से हम एमीटर भी बनाते हैं। इसी गैल्वेनोमीटर की वजह से हम किसको बनाते हैं, एम वोल्ट मीटर भी बनाते हैं। यानी कि बेसिक जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी कह सकते हैं, इसको आप जो भी कहना चाहें आप इसको, लेकिन ये बेसिक है आपके पास। इसी से ही आप एमीटर बनाते हैं, इसी से आप वोल्ट मीटर भी बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर किस तरह काम करता है, तो ये बेसिक वही पुराना इंडक्शन है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। उस नॉर्थ साउथ पोल के अंदर परमानेंट मैग्नेट के अंदर हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर को ले लेते हैं, उसके ऊपर वाउंड कर लेते हैं, किसको, कॉइल को हम वाउंड कर लेते हैं। उसकी एक एंड को जो है हम कनेक्ट कर देते हैं एक स्प्रिंग के साथ, स्पाइरल, यानी कि स्पाइरल मींस घुमा हुआ, कर्व हुआ हुआ, टर्न हुआ हुआ स्पाइरल स्प्रिंग के साथ उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। और पॉइंटर भी उसके साथ हम यहाँ पे लगा देते हैं स्पैंडल के अंदर। स्पैंडल जो होता है एक रॉड होती है जो कोर और स्प्रिंग को भी जोड़ रही होती है और पॉइंटर को भी जोड़ रही होती है। नतीजा क्या होता है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ क्या होती है, फील्ड जा रही होती है आपकी, और एक करंट हम पास करते हैं किसमें से, क्वाइल में से। यहाँ नजर आ रहा है एक प्लस दिखा रहे हैं, एक माइनस दिखा रहे हैं। प्लस माइनस किसको दिखा रहे हैं, ये क्वाइल जो रेक्टेंगुलर क्वाइल है इसके अंदर, उसमें से जो करंट गुजरेगा। तो एक नॉर्थ से साउथ की तरफ एक फील्ड आ रही है और एक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। नतीजा क्या होगा, दोनों इंटरेक्शन होंगे। नतीजा क्या होगा, हमारे पास एक फोर्स पैदा होगी, लेकिन फोर्स जो होगी सिंगल फोर्स नहीं होगी, ऊपर तरफ जा रही है और एक नीचे तरफ जा रही है, तो सिंगल फोर्स पैदा नहीं होगी। एक इस एंड पे अप होगी, दूसरे साइड के ऊपर डायरेक्शन नेगेटिव होने की वजह से वो डाउन होगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से आप मालूम कर सकते हैं इसको। नतीजा क्या होता है कि दोनों जो फोर्स पैदा हो रही होती हैं वो परमानेंट मैग्नेट और करंट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा हो रही होती हैं, एक अप एक डाउन। तो एक कपल हो जाता है, एक पेयर बन जाता है, एक ट्विस्टिंग पैदा करता है। नतीजा क्या होता है कि ये रोटेट करना शुरू करती है उसके टॉर्क की वजह से। नतीजा क्या होता है कि जब ये मूव करता है तो ये स्पाइरल जो है ये घूमना शुरू हो जाता है, और ये जैसे ही करंट बंद करेंगे तो इसमें एक फोर्स स्टोर हो जाएगी। जैसे इसको छोड़ेंगे तो स्पाइरल क्या होगा, हमारे पास रिलीज करेगा किसको, इस पॉइंटर को। तो दो टॉर्क होंगे, एक टॉर्क इन दोनों फील्ड की वजह से स्टोर होगा, जनरेट होगा, और दूसरा फोर्स दूसरा जो टॉर्क होगा वो स्पाइरल की वजह से क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगा। जैसे करंट गुजरना कम होगा इस कॉइल के अंदर से, नतीजा क्या होगा कि ये पॉइंटर वापस अपने जीरो की डिफ्लेक्शन की तरफ आएगा। ये हमारे पास बेसिक ऑपरेशन है किसका, गैल्वेनोमीटर का। आज का जो टॉपिक है उसमें गैल्वेनोमीटर भी है, एमीटर भी है, प्रॉब्लम भी है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की प्रॉब्लम भी हमारे पास है। ठीक है जी, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा लेंथी आपके पास जाएगा ये पूरा लेक्चर आज का, ठीक है। गैल्वेनोमीटर तो कहते हैं सच इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, डिवाइस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें। डेट कैन यूज टू डिडक्ट और मेयर द स्मॉल करंट। जो स्मॉल करंट होता है उसको ये मेयर करता है। करंट में भी इन मिली एम्पियर में होता है और माइक्रो एम्पियर में, दोनों में से किसी में भी हो सकता है, लेकिन बहुत लिटिल अमाउंट होता है करंट का जिसको मेयर कर रहा होता है गैल्वेनोमीटर। प्रिंसिपल किस तरह, यानी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगी, थोड़ी देर पहले समझाया मैंने आपको। इट्स मेन वर्किंग प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब एक तो परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ नजर आ रहा है, एक साउथ नजर आ रहा है, फील्ड नॉर्थ से निकल रही है, साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया परमानेंट मैग्नेट, और एक मैग्नेट फील्ड पैदा होगी जिसकी वजह से कॉइल की वजह से, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो प्रिंसिपल जो वर्क होगा वो गैल्वेनोमीटर में आप चेक कर सकते हैं। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये नजर आ रहा है आपको ऑरेंज कलर के अंदर, जिसके ऊपर वाउंड किया हुआ है, इसको थोड़ा सा और भी दिखा सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर हमने वाउंड कर दिया है, चक्कर दे दिए, बहुत सारे टर्न दे दिए हमने, एक वाइंडिंग बना ली हमने कॉइल की, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि ये फील्ड जनरेट करेगा ये कॉइल, क्योंकि करंट गुजरेगा इसके अंदर से। जैसे एक तरफ से करंट आ रहा है, एक तरफ से निकल रहा है, एक डायरेक्शन में करंट अप जा रहा है तो एक डायरेक्शन में करंट डाउन आ रहा होगा। जो फील्ड यहाँ पे पैदा होगी मैग्नेटिक फील्ड, वो यहाँ पे नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन पैदा हो जाएगी। अभी समझाते हैं इसको इस तरह से आपको, ठीक है। तो वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो मेन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ भी देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं, इस ऑरेंज नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने प्लेस कर दिया है इन द मैग्नेटिक फील्ड में,
नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इंटरेक्शन होता है। एक फील्ड जब करंट गुजरता है, किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजारते हैं, उसके अराउंड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और एक फील्ड नॉर्थ से साउथ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखा इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर उसमें से निकलने वाली फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा किसके साथ, एंड और किसका, परमानेंट मैग्नेट का, नॉर्थ से साउथ का। इनके दोनों फील्डों का आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है टू जनरेट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा कर देती है, यानी कि इसको वो मूव कराती है, इस कोर को टर्न कराती है वो। डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन, जब ये मूव करेगा या डिफ्लेक्शन करेगा या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा हुआ कॉइल में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। जितना कम करंट गुजारेंगे इतना ही कम ये जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जब ये मूव करेगा किस तरह से, ये रोटेट करेगा। जैसे ही रोटेट करेगा फील्ड की वजह से, वो हमारे पास एक स्पेंडल हमने लगा रखा है इसके अंदर, कोर के अंदर, उसके अंदर स्प्रिंग भी कनेक्ट है, पॉइंटर भी कनेक्ट है। तो वो रीडिंग, जब ये स्पेंडल मूव करेगा तो पॉइंटर भी अपनी जगह से मूव करेगा। तो कहता है जितना करंट आप इसमें से गुजारेंगे इतना ही वो डिफ्लेक्शन होगा इस कोर में, इस कोर की वजह से स्पेंडल में, स्पेंडल की वजह से इस कॉइल में, इस और साथ साथ स्पेंडल की वजह से इस पॉइंटर के अंदर। तो अगर ये कोर डिफ्लेक्टिंग करेगा, टर्न करेगा, ट्विस्ट होगा, मुड़ेगा, तो क्या होगा, ये जो स्पेंडल, बीच में एक रॉड आ रही है जिसके ऊपर माउंट हुआ है आपका ये कोर और स्प्रिंग और पॉइंटर, ये तीनों चीजें क्या मूव हो जाएंगी स्पेंडल की वजह से। तो कहता है जितना करंट गुजारेंगे इतना ही डिफ्लेक्शन मिलेगा इसके अंदर। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन कहता है क्वाइल वायर है, ये जो वायर्स जो वाउंड कर दिए ये क्वाइल वायर कहलाते हैं हमारे पास। ये कॉपर के होते हैं। कॉपर वायर इज वाउंड अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड में क्या कर दिया है हमने, एक वायर को वाउंड कर दिया है। स्पेंडल इज कनेक्टेड विद द सॉफ्ट, दिस सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो रॉड नजर आ रही है जो ऊपर की तरफ जा रही है, आपको ये रॉड नजर आ रही है बिल्कुल, ये जो रॉड है इसको हम स्पेंडल कहते हैं। ठीक है, तो स्पेंडल इज कनेक्टेड विद दिस सॉफ्ट आयरन कोर के साथ है। दिस क्वाइल वाउंड सॉफ्ट आयरन कोर इज सस्पेंडेड इन बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसमें स्पेंडल भी लगा हुआ है, ये किसके अंदर रखा हुआ है, ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है, ये तो हो गई क्वाइल की बात। तो क्वाइल हमने रख रखी है नॉर्थ साउथ पोल के अंदर, स्पेंडल भी लगा रखा है। मैग्नेट क्या है, तो क्वाइल वाउंड सॉफ्ट आयरन कोर इस प्लेस, उसको रखा हुआ है परमानेंट मैग्नेट में। इस तरह से इसको रखा हुआ इन सच अ मैनर कि मैग्नेटिक लाइन फील्ड यहाँ से ऐसे जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। इस तरह रख रखा है मैग्नेटिक लाइन फील्ड जो है वो पास करें इस सॉफ्ट आयरन कोर को, यानी कि उसको हिट करें। ये फील्ड लाइंस इसको हिट करें, किसको, इस मैग्नेटिक फील्ड कॉइल कोर को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल कोर को जो है इसको, यानी कि इस कोर को वो हिट करेगा परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से रखें उसको इसके अंदर, ऐसा नहीं कि आउट और बाहर कर दें उसको, यानी कि इन होना चाहिए इसके अंदर, ना तो इससे बाहर हो, बाहर बिल्कुल ना, अप डायरेक्शन बाहर नहीं हो, बिल्कुल इसके अंदर, यानी कि इसकी अंडर हो, इसकी लाइन ऑफ फील्ड इसको हिट कर रहे हैं कंप्लीटली। तो मैग्नेट भी लगाएंगे इसके अंदर, कॉइल कोर भी है, स्पाइरल स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग नजर आ रहा है आपको। स्पाइरल इसलिए कह रहे हैं कि ये कर्व है, तो कर्व वाली चीज को स्पाइरल कहा जाता है। तो स्पाइरल स्प्रिंग इज कनेक्टेड विथ स्पेंडल। ये जो रॉड नजर आ रही है जिसपे ये कोर भी माउंट हुआ है, इसके ऊपर ही हमने क्या कर रखा है, स्पेंडल के ऊपर हमने कनेक्ट कर रखा है स्पाइरल स्प्रिंग को। स्प्रिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। इन सच अ मैनर, इस तरह से कि सॉफ्ट आयरन कोर विल रोटेट। अगर ये कोर रोटेट होगा, यानी कि ये रोटेट होगा, तो नतीजा क्या है, ये जो शाफ्ट है जिसको आप स्पेंडल भी कह रहे हैं, ये भी रोटेट होगी। ये रोटेट होगी तो इसमें ट्विस्टिंग आ जाएगा। देन स्प्रिंग विल बी ट्विस्टेड एंड रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी प्रोवाइडेड। तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क उसमें स्टोर भी हो जाएगा, या ये कह लें वो प्रोवाइड भी कर सकेगा। ठीक है, पॉइंटर अभी आपने देखा है वो ऊपर लगा हुआ है। जब ये सॉफ्ट आयरन कोर मूव करेगा, स्पेंडल मूव करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स इसमें स्टोर हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मूव करेगा तो पॉइंटर भी वहां से मूव करना शुरू करेगा। अब पॉइंटर को स्टडी करते हैं। कहता है पॉइंटर इज कनेक्टेड विथ स्पेंडल, स्पेंडल साथ लगा हुआ। इफ स्पेंडल रोटेट देन पॉइंटर विल रोटेट, पॉइंटर रोटेट होगा और डिफ्लेक्टेड, और वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट करेगा। बाय यूजिंग पॉइंटर डिफ्लेक्शन, जब पॉइंटर की डिफ्लेक्शन होगी तो करंट पासिंग थ्रू द कॉइल विल बी मेजर। तो आप मेजर कर सकते हैं कितना करंट उसमें से गुजर रहा है। देखें यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ है आपको ऊपर,
जितना करंट इसमें से गुजरेगा इतना ही वो डिफ्लेक्शन देना शुरू करेगा। कम करंट गुजारेंगे कम डिफ्लेक्शन। तो माइन्यूट अमाउंट भी करंट होगा, वो छोटा करंट भी होगा, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, उसको सेंस कर लेता है। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका। तो वर्किंग इस तरह से है कि हम अब इस वक्त पहले एक जो जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इसके अंदर क्या है, फील्ड निकल रही है, बी नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रही है पैरेलल लाइंस, ये एरो वाली, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से निकल रही है साउथ की तरफ। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक हम जो कॉइल है एक रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया, उसको सिर्फ एक टर्न लिया। हमने तो बहुत सारे टर्न चढ़ा रखे हैं उसके ऊपर, लेकिन एक टर्न को स्टडी करेंगे, बाद में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से ए बी सी डी ए, ये पूरा एक लूप बन जाएगा। करंट कैसे गुजर रहा है, जैसे यहाँ से अप आ रहा है, अप से डाउन आ रहा है, तो यहाँ से अप जा रहा होगा। अगर यहाँ आ रहा है, फोर्स नीचे की तरफ पैदा हो रही है, ऊपर से नीचे आते हुए नीचे की पैदा हो रही है, तो अब जाते हुए ऊपर जाते हुए वो ऊपर की तरफ पैदा कर रहा होगा। ये फोर्स इधर है तो दूसरी फोर्स यहाँ होगी। दो मुख्तलिफ अपोजिट डायरेक्शन की इक्वल फोर्स है जब जनरेट हों, तो वो उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर वो टॉर्क पैदा कर देती हैं, यानी कि उसको ट्विस्टिंग इफेक्ट दे देती हैं। तो कंसिडर कर लिया, एक कॉपर वायर है, कॉइल है, एक कॉइल है कॉपर की, और इसमें तो एक टर्न देख रहे हैं, बहुत सारे टर्न चढ़ा रखे हैं हमने। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इज बाउंडेड ऑन द सॉफ्ट आयरन को, जो बीच में सॉफ्ट आयरन का जो लोहे का रखा हुआ था सॉफ्ट आयरन का, उसके ऊपर एन टर्न्स चढ़ा दिए गए रेक्टेंगुलर शेप में। वो सर्कुलर शेप नहीं है, वो रेक्टेंगुलर शेप है, लेंथ ज्यादा है और ब्रीथ कम है उसकी, ठीक है। तो आई करंट आई फ्लो थ्रू द कॉइल, करंट जो गुजर रहा है उसमें से आई गुजर रहा है कॉइल में, रेक्टेंगुलर कॉइल में से। एरिया ए, जो कॉइल का एरिया है वो ए से जाहिर कर रहे हैं उसको। दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल को हम रख दिया किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड जो है बी है हमारे पास, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, ठीक है जी। ये तो नंबर ऑफ टर्न एन बहुत सारे बता दिए, लेकिन इस वक्त हम एन से स्टडी नहीं करेंगे, पहले एक सिंगल टर्न पे स्टडी करेंगे, बाद में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ कंसीडर द सिंगल टर्न, अब हमने एक टर्न ले लिया, मैंने कहा ना एन टर्न्स चढ़ाए, लेकिन एन टर्न्स की बात नहीं कर रहे, आखिर में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। करंट आई फ्लो कर रहा है, जो एरिया जिसपे हिट होगा वो ए है, और मैग्नेटिक फील्ड बी है हमारे पास। कंसीडर कर लिया सिंगल टर्न, एक टर्न ले लिया ए बी सी डी, ठीक है। तो एक सिंगल टर्न लिया, ए बी सी डी लिया है, विथ लेंथ एल, जिसकी लेंथ ऊपर से नीचे तक की जो लेंथ है, ये जो लेंथ ये है, ये विड्थ है इसकी। तो लेंथ क्या है, एल, एल से जाहिर कर रहे हैं, एल लिखा हुआ है। और ब्रीथ क्या है इसकी, ये ए से बी की तरफ और डी से सी की तरफ, बी है। ब्रीथ उसकी यानी कि वेट तो उसकी बी है और लेंथ उसकी एल है। साइड आ रहा है, दिस सिंगल टर्न कॉइल इज सस्पेंडेड इन बिटवीन द, इसको हमने सस्पेंड कर दिया है नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में। इन सच अ मैनर, इस तरह से रखें कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ और साउथ से जो फील्ड निकल रही है, बी निकल रही है, वो इस तरह से रखें कि इन सच अ मैनर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल लूप आर इन पैरेलल, यानी कॉइल का जो लूप है वो और ये आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए तो ईच अदर, एक दूसरे के साथ, लूप के साथ, यानी हिट करे, दूसरा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं इंटरएक्ट करे। कहता है ए साइड, एक साइड ए से बी है, दूसरी साइड डी से सी है, तो ए से बी वाली और डी से सी वाली दोनों की दोनों क्या है, वो आपस में पैरेलल है, आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। आल्सो दीज साइड्स आर पैरेलल, कहता है कि आपस में ही पैरेलल हैं, और साथ साथ दीज साइड्स जो यानी ए से बी और डी से सी, ये साइड और ये साइड आपस में तो पैरेलल हैं, लेकिन जो फील्ड निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड बी निकल रहा है, उसके साथ भी ये पैरेलल है। तो लिखा आल्सो दीज साइड्स आर पैरेलल टू परमानेंट मैग्नेट फील्ड बी, जो परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ से साउथ वाला है, इसकी बी जा रही है, उसके साथ भी क्या है, आपस में देखें, ये फील्ड ऐसे जा रही है, लेंथ ये रही, ये भी लेंथ ये रही, तो ये देखिए नजर आ रही है आपको, ये सब के सब क्या है, ये पैरेलल हो गए किससे, इस ब्रीथ के साथ। जब पैरेलल हो जाएंगे तो इसमें एंगल बिटवीन देम जो होगा बी का और इस लेंथ का, वो जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो याद रखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर एफ इजिकल टू बिल, ठीक है, फार्मूला क्या, एफ इजिकल टू बिल, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में जब एंगल जीरो होगा तो कोई फोर्स जनरेट नहीं होगी। तो कहता है नो फोर्स इज जनरेटेड, कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगी ए से बी और डी से सी, इस एरिया के ऊपर कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगी, ड्यू टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड बी जा रही है, नजारा आपको एरो के साथ, मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ द परमानेंट मैग्नेट की, एंड करंट कैरिंग कॉइल, कहता है कि बिकॉज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, इनकी एक मैग्नेटिक फील्ड ये है
बी वाली, और एक इस एरिया में ए से बी और सी से डी के दरमियान पैदा हो रही है, बिकॉज एंगल बिटवीन देम भी जीरो, तो एंगल दरमियान में क्या होगा उनके, वो जीरो होगा। कहता है कोई फोर्स जनरेट नहीं होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत जो है वो आपस में क्या है, वो पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्ड ऐड कर दिया कि ये जो परमानेंट मैग्नेट फील्ड थी बी और करंट कैरिंग कॉइल की जो फील्ड थी, जो मैग्नेट की इनकी फील्ड थी आर पैरेलल थी, वो दोनों के दोनों जी ए से बी के दरमियान पैदा हो रही है, डी से सी के दरमियान जो फील्ड पैदा हो रही है वो, और ये फील्ड आपस में पैरेलल हो जाएंगी। नतीजा क्या है, एंगल बिटवीन देम क्या बनेगा, वो जीरो बनेगा। ठीक है, तो ए से बी और डी से सी के दरमियान में कोई फोर्स जनरेट नहीं हो रही क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है एफ इजिकल टू बिल। तो उसमें क्या होता है, एंगल बिटवीन इनके इस एरिया का और इस फील्ड का और इस फील्ड का सेम हो गया, जीरो हो गया, इनके पैरेलल हो गए। अब दूसरी साइड देखते हैं, ए से डी अब से नीचे आ रहे हैं और बी से सी आ रहे हैं। अब फील्ड ऐसे जा रही है और करंट इस तरह से आ रहा है। नतीजा क्या हो रहा है कि इनके दरमियान में एंगल 90 बन जाएगा, तो फोर्स जनरेट हो जाएगी। तो कहता है ए से डी एंड बी से सी आर पैरेलल। ए से डी और बी से सी ये दोनों की दोनों जो लेंथ हैं ये आपस में पैरेलल हैं, बट दीज साइड्स आर परपेंडिकुलर टू द परमानेंट मैग्नेट बी। ये साइड और ये साइड परपेंडिकुलर है किससे, नॉर्थ से साउथ की तरफ वाली फील्ड के ऊपर, बी के ऊपर ही परपेंडिकुलर आ रही है। तो कहता है कि फोर्स एफ इज जनरेटेड ड्यू टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कॉइल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज 90। तो इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया के साथ साथ के जो ये फोर्स एफ जनरेट हो जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं परमानेंट मैग्नेट की और करंट कैरिंग कॉइल की वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर तो एंगल 90 हो जाता है, 90 हो जाता है तो एफ इजिकल टू बिल आ जाता है फार्मूले के अंदर। ठीक है, परपेंडिकुलर जो ये फोर्स निकलती है टॉर्क, ये जो फोर्स निकलती है हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल की, वो क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो याद रखिए क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जब एंगल जीरो होगा तो वहाँ कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगी। जब एंगल बिटवीन देम 90 होगा तो वहाँ मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगी। तो एफ इजिकल टू बिल आ गया। बिल वहाँ पे जीरो था क्योंकि वो दोनों एरिया जो थे ए से बी और सी से डी वाला ये पैरेलल हो गए थे किसके साथ, फील्ड के साथ। तो एंगल बिटवीन देम जीरो था, यहाँ परपेंडिकुलर से एंगल 90 था, तो वो एफ इजिकल टू बिल आ गया। अब हम इसी साइड को ए से डी जिसमें हमें फोर्स मिल रही है, ए से डी में तो मिल रही है, ए से बी में नहीं मिल रही, पैरेलल हो रहे थे, परपेंडिकुलर में मिल रही थी। तो याले केस में हमें कोई फोर्स जनरेट नहीं हुई, याले केस में फोर्स जनरेट हुई। तो कहता है ए से डी एंड सी से बी, यानी इसी केस को स्टडी कर रहे हैं, जनरेट इक्वल, ये भी ये ए से डी वाला जो एरिया है, कहता है ए से डी वाला जो एरिया है ये फोर्स जनरेट कर रहा है और बी से सी वाला एरिया भी फोर्स जनरेट कर रहा है, लेकिन करंट डायरेक्शन यहाँ पे डाउन है तो यहाँ पे अप होगी। नतीजा क्या होगा, अगर डायरेक्शन डिफरेंट होंगी, डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, एक फोर्स अगर डाउनवर्ड पैदा हो रही होगी तो दूसरी फोर्स क्या होगी, वो अपवर्ड पैदा होगी। अगर यहाँ पे फोर्स अपवर्ड होगी तो वहां पे डाउनवर्ड होगी, तो अपोजिट फोर्स पैदा हो रही है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड की है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ए से डी और बी से सी जो है जनरेट करता है इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन फोर्स। एक फोर्स अप नीचे जा रही है तो दूसरी तरफ फोर्स अप जा रही है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अलग है। विच विल जनरेट द टॉर्क, एक्चुअली तो कपिल पैदा हो जाता है, एक फोर्स नीचे की एक अपवर्ड की अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स कपिल करती है। जब कपिल होता है तो टॉर्क हो जाता है, ट्विस्ट हो जाती है, चीज घूम जाती है। ड्यू टू विच, मैंने कपिल का जिक्र नहीं किया, सिंपल लिख दिया उसको कि वो जनरेट कर देगा टॉर्क को। ड्यू टू विच डिफ्लेक्शन अकर इन द करंट कैरिंग कॉइल, डिफ्लेक्शन अकर हो जाएगा किसमें, उस कॉइल के अंदर। जो कॉइल है जिसके ऊपर ये क्या कहते हैं फोर्स, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड बन रही है, तो वो कॉइल क्या करेगी, वो रोटेट करेगी, वो घूमना शुरू करेगी। टॉर्क विल बी टॉर्क इन द कॉइल बी एस, जो कॉइल है जिसके अंदर ये टर्निंग इफेक्ट पैदा हुआ है। परमानेंट मैग्नेट तो हिल नहीं रहा अपनी जगह पे, ये परमानेंट मैग्नेट तो फिक्स है, लेकिन ये फ्री है कि मूव कर सकता है। जब टॉर्क पैदा होगा, इसमें कपिल पैदा होगा, अपोजिट फोर्स से पैदा होंगी, तो ये ट्विस्ट करेगा, ये घूमेगा, मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, जो भी कहना चाहें आप। तो टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू एरिया, जिस एरिया पे वो फोर्स लग रही है हमारे पास। ठीक है, तो एफ इजिकल टू क्या कर दिया हमने, वो बिल कर एफ इंटू बी, कितने एरिया डिस्टेंस के, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स और कितनी लेंथ के एरिया के ऊपर लग रहा होता है। टॉर्क का फॉर्मूला में जो डिस्टेंस जो है वो डी होता है, हमने यहाँ पे बी ले लिया, डिस्टेंस उनके दरमियान का जो है वो क्या हो रहा है, वो आ रहा है हमारे पास, बी आ रहा है हमारे पास, एल नहीं ले सकते। एफ बराबर है बिल के हमारे पास। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला तो बिल आएगा क्योंकि उसमें लेंथ इस्तेमाल होगी, लेकिन
टॉर्क का फार्मूला अगर याद करें 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर के अंदर, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। कितने एरिया का दरवाजा खोलते हैं आप फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, कितने डिस्टेंस से लगा रहे हैं, आर्म फोर्स। दूसरे अल्फाज में इसको आर्म फोर्स भी कहते हैं। आर्म फोर्स का जो काम कर रही है वो हमारे पास विरुद्ध काम करेगी इसकी। इस दरवाजा खोलते थे ना, इसे लगाते थे हम, फोर्स लगाते थे, एक तरफ फोर्स लग रही है, दूसरी तरफ ज्वाइंट हुआ है, तो वो आर्म फोर्स है। तो ये जो विरीत है ये एज ए आर्म फोर्स का काम कर रही है हमारे पास, ठीक है जी। और यही जो लेंथ है ये तो फोर्स में काम आ जाएगी हमारे पास। तो एफ इजिकल टू बिल में आ गया। वो समझ में आ रही है बात आपको, दोनों चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। एफ इजिकल टू बिल यानी कि बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, आई करंट जो कॉइल में से गुजर रहा है, एल लेंथ उस एरिया में जिसपे हिट होकर टॉर्क फोर्स पैदा हो रही है हमारे पास। और ये आर्म मूवमेंट क्या था, वो बीरीथ थी उसकी, वो बी था हमारे पास। एफ की जगह पर हम लिख दिया बिल लिख दिया। आपने इसको रीअरेंज कर दिया, बी और आई को रखने दिया, लेंथ और विड्थ को एक साथ कर दिया। तो लेंथ इंटू विड्थ और या जो भी हो बीरीथ कह लें आप, वो बनाती हैं डायमेंशन एरिया की। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए। बी आई तो मुझे चल रहा था, लेंथ इंटू ब्रीथ जो थी वो बना लिया एरिया, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू विड्थ, वो एरिया बन जाता है हमारे पास। तो ये आ गया सिंपल एक टर्न का। दिस टॉर्क, ये टॉर्क है लेकिन एक टर्न के ऊपर, एक चक्कर के ऊपर। तो दिस टॉर्क इज फॉर सिंगल लूप ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, जो करंट गुजर रहा था कॉइल में से उसके एक लूप के लिए। फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, उस कॉइल में से जो करंट गुजर रहा है उसमें एक टर्न नहीं है, हमने तो एन टर्न्स दे रखे हैं, बहुत सारे चक्कर दे रखे हैं उसमें। तो एन टर्न्स हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी आई ए अपनी जगह पर है, एन से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो इसको ऑर्डर चेंज कर दिया, इसको मैंने एन बी आई ए था तो इसको मैंने एन आई ए बी कर दिया। ये इसको आसानी से याद करने के लिए जो हम अपने टाइम पे याद करते थे, तो उसको टॉर्क को बिना इसी ऑर्डर को दोबारा अरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया, बी आई ए और एन। तो ये बीना बन गया। बीना से याद था टॉर्क जो होगा वो बीना के फार्मूला होगा। फार्मूला जब इस्तेमाल करना होता था तो इजी रहता था हमारे लिए। ये तो हो गया हमारे पास इस तरह से टॉर्क के हवाले से। सो हमने पैदा किया उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के से, लेकिन इसके साथ तो और भी चीजें लगी हुई हैं, ठीक है जी। हमने क्या किया, ये तो बिना हमने फार्मूला निकाल दिया इसका, ठीक है, इजी याद करने के लिए। लेकिन हम जानते हैं ये टॉर्क तो सिर्फ इस कॉइल में पैदा हो रहा है, इस कॉइल में पैदा हो रहा है, यानी कि एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है तो एक अपवर्ड लग रही है। अपोजिट की वजह से क्या होगा, ये जो कोर है ये ट्विस्ट करेगा, ये ट्विस्ट करेगा, इसके साथ स्पेंडल भी लगा हुआ है। जब ये स्पेंडल मूव करेगा तो कॉइल के अंदर क्या होगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो जाएगा और पॉइंटर मूव करके बताएगा कि कितना करंट इस कॉइल में से गुजरा है। तो एक टॉर्क तो पैदा कर दिया किसने, इस कॉइल ने, और दूसरा टॉर्क पैदा करेगा जब वो करंट पास करना बंद कर देंगे, करंट जैसे ही स्टॉप कर देंगे तो ये डिफ्लेक्शन वापस आ जाएगा, ये नीडल वापस आएगी, तो वो दूसरा टॉर्क इस कॉइल में पैदा होगा। दो टॉर्क होगा। जो पहला टॉर्क निकला वो हमने कॉइल का निकाला, एन पहले एक सिंगल टर्न की स्टडी की, उसके बाद मल्टीपल टर्न एन इस्तेमाल कर लिए थे हमने, नाम उसका फार्मूला हमने बीना दे दिया यहाँ पे। दिस टॉर्क, ये जो टॉर्क निकला है, causes द कॉइल टू रोटेट। इस टॉर्क की वजह से टा1 की वजह से क्या होगा, ये जो पूरा स्पेंडल है, पूरा स्पेंडल में से जो कोर है ये पूरा ट्विस्ट करेगा, ये रोटेट करेगा, ड्यू टू विच ट्विस्टिंग इफेक्ट अकर। ट्विस्टिंग इफेक्ट आ जाएगा, यानी कि जब ये कोर और ये स्पेंडल जो रॉड की तरह जा रहा है, जब ये ट्विस्ट करेगा तो ये स्प्रिंग जो है, जो स्ट्रिप्स है, ये भी ट्विस्ट करेंगी। ये जो स्प्रिंग है इसको बना रखा है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप से बना रखा है हमने। अब ये फॉस्फोरस बॉन्ड्स क्या हमारे पास है, ये कॉपर की अलॉय है हमारे पास, इसमें टिन और फॉस्फोरस को इस्तेमाल करके बना लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्विस्टिंग, जब ये ट्विस्ट हो, जैसी जाहिर बात है ये टॉर्क टा1 पैदा हुआ, बीना पैदा हुआ, वहां पे नतीजा क्या हुआ, ये टर्न, ये एकदम से रोटेट करेगा, ये कोर जो है जिसपे ये वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स चढ़ा रखे हैं ये घूमेगा, तो स्पेंडल घूमेगा, तो ये स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग में क्या होगा, एक यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो जाएगा। तो कहता है ड्यूरिंग ट्विस्टिंग, जब वो ट्विस्ट होके वो होगा, स्प्रिंग अटैच विद द कॉइल, कॉइल के साथ जो स्प्रिंग अटैच हुआ होता है, एक्सर्ट अ काउंटर टॉर्क, टॉर्क जो इसने पैदा किया था उसके अगेंस्ट में एक टॉर्क ये पैदा करेगा, नॉन एज अ स्टोरिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क भी कह सकते हैं, जो दोबारा से उसको पैदा करेगा। तो स्टोरिंग टॉर्क पैदा हो जाएगा किसमें, स्प्रिंग के अंदर, तो वो होगा टा2। पहला वाला तो कॉइल का था, दूसरा वाला टा2 किसका है, वो हमारे पास वो किसका है, वो इस स्ट्रिप का है, ये स्ट्रिप या स्प्रिंग जो भी कहना चाहें आप इसको, ठीक है ना, ये इसका हमारे पास है, ठीक है। अब ये टा2 जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किससे,
थीटा के साथ। जितना ये मूव करेगा, जितना ये ट्विस्ट करेगा, जितना ये घूमेगा उस एंगल के साथ, अगर ये ज्यादा करंट गुजारेंगे तो ज्यादा ट्विस्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो ट्विस्ट होना है वो डिपेंड कर रहा है घूमने के ऊपर, तो थीटा के साथ जैसे ही प्रोपोर्शनल उठाएंगे के आ जाएगा। तो के कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ते आए इसको पहले भी हम लोग। टॉर्शनल कांस्टेंट भी कहते हैं स्प्रिंग का, और रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कपिल पर यूनिट ट्विस्ट, एक ट्विस्ट आया उसके ऊपर, उसको डिपेंड कर रहे हैं कैसे। और थीटा क्या है, वो डिफ्लेक्शन है। जब कॉइल और ये हमारे पास स्पेंडल मूव करेगा तो डिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, ट्विस्ट हो जाएगा। ये जो स्प्रिंग है वो ट्विस्ट हो जाएगा, वो एकदम से कर्वी हो जाएगा हमारे पास। दिस डिफ्लेक्शन और ट्विस्टिंग इज रिप्रेजेंट बाय द पॉइंटर। उसके वजह से क्या होगा, ये पॉइंटर जब स्पेंडल मूव कर रहा होगा तो इस पॉइंटर वहां से मूव करके आगे जाएगा और गैलोमीटर की रीडिंग के ऊपर शो कर रहा होगा। अब हमने ये कहा कि हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। दोनों ही टॉर्क हैं, एक टॉर्क जनरेट हुआ है और दूसरा वाला रिस्टोरिंग टॉर्क है जो इस कॉइल के अंदर पैदा होगा बाद में। दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। जितना वो ज़्यादा घूमेगा इतने ज़्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा। दोनों इक्वल हैं तो इक्वल हैं तो कंपेयर कर लेंगे दोनों टॉर्क को हम इक्विलिब्रियम के लिए। तो क्या होगा, इसका राइट साइड के बराबर होगा, लेफ्ट साइड के, तो के थीटा होगा बी ना के हमारे पास। थीटा मालूम करना होगा तो के जाके वहाँ डिवाइड कर देगा। अब डिवाइड में क्या है कि हमने करंट को बाहर निकाल दिया, बीना में से क्या क्या आई को, करंट को बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैग्नेट फील्ड कांस्टेंट रहती है, परमानेंट मैग्नेट की है, वो करंट की नहीं है, परमानेंट मैग्नेट की है। नंबर ऑफ टर्न वो फिक्स ही रहेंगे, 100 टर्न दे रखे हैं तो 100 टर्न रहेंगे, 10 टर्न दे रखे हैं तो 10 टर्न ही होंगे। करंट वो हम ये सॉरी एरिया वो होगा जो जितना कोर बना रखा है, एरिया बार बार चेंज नहीं करेंगे। के कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट भी वही सेम रहेगा। करंट वही चीज है, जो कम गुजरेगा तो डिफ्लेक्शन कम होगी, ज्यादा गुजरेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो ये सारा का सारा क्या है, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो क्या लगा देंगे हम, प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे। तो थीटा प्रोपोर्शन हो गया किसके साथ, आई के साथ हो गया। तो इक्वेशन 3 शो करती है पर डिफ्लेक्शन और ट्विस्टिंग इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द करंट कैरिंग करंट। जितना इस कंडक्टर में से करंट गुजरेगा, ठीक है, जो जितना करंट इसमें से गुजरेगा इतना ही ज्यादा क्या होगा, ये ट्विस्ट करेगा। जितना ज्यादा ट्विस्ट करेगा इतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। थीटा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो इस करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी इसको थीटा को और भी डिफाइन कर सकते थे लेकिन नहीं, ताकि इसको रखा हुआ है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हमारे पास इसका जो आज के लेक्चर का है वो है एमीटर। कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर लंबा होगा आपका। एमीटर में क्या होता है, कहता है कि एमीटर डिफाइन कीजिए, तो कन्वर्ट करेंगे हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। गैल्वेनोमीटर से कैसे बनाया उसको, एमीटर को एक लो रेजिस्टेंस को लगा देते हैं एक गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल। तो यही गैल्वेनोमीटर अब क्या करता है, एमीटर का काम शुरू कर देता है। तो एमीटर क्या है पहले बताएंगे, एमीटर क्या है और किस तरह कन्वर्ट करेंगे उसको। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेयर द इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर का मतलब ये है, एम्पियर मीटर होता है, यानी कि AM एम्पियर, MET मीटर अलग है। तो एम्पियर मीटर को शॉर्ट करके क्या कर दिया, एम मीटर कर दिया इन्होंने। करंट की मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, उसको एम मीटर कहा जाता है। अब कन्वर्जन करेंगे हम इसके गैल्वेनोमीटर को बनाएंगे एम मीटर। तो क्या करना पड़ेगा, एक लो रेजिस्टेंस को, जिसको शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस बोलें या लो रेजिस्टेंस बोलें, पैरेलल कनेक्ट होगी, सीरीज में नहीं होगी। MCQs भी आपके ECAT MCAT के गैल्वन एम मीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस माल होती है वो सीरीज होती है या पैरेलल होती है। ठीक है, लो रेजिस्टेंस होती है या हाई रेजिस्टेंस होती है। शंट रेजिस्टेंस नाम में या दूसरा नाम है इसका। तो लो रेजिस्टेंस के या शंट रेजिस्टेंस के पैरेलल ही होती है हमारे पास। तो क्या बन जाता है, पूरा डिवाइस क्या बन जाएगा, वो एम मीटर बन जाएगा। पहले G लिखा हुआ था, अब A लिखा हुआ है। एक हमारे पास निगेटिव है, एक प्लस है, माइनस एक प्लस कनेक्ट करेंगे और वो रीडिंग को डिफ्लेक्शन में शो करेगा। जो शंट रेजिस्टेंस डिपेंड करती है डिजायर अमाउंट, यानी कि जो शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं नीचे आप, ये जितनी ये वैल्यू होगी उसी हिसाब से आप करंट को आप मेजर कर सकते हैं। जितने आप ये एम मीटर बनाना है, आपको एम्पियर मीटर बनाना है, किस रेंज का, 10 एम्पियर का बनाना है तो कुछ और रखनी पड़ेगी हमारे पास, अगर 15 एम्पियर का बनाना है तो कुछ और रखनी पड़ेगी। यानी कि इसकी रेंज के ऊपर डिपेंड करता है जिस रेटिंग से आप ये रखेंगे। जब उसका पोटेंशियोमीटर होता है हमारे पास, जिसे हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वेरी कर लेते हैं इसको, और उसकी रेंज को बढ़ा लेते हैं या कम कर लेते हैं। फिलहाल अभी टॉपिक नहीं है आपका। कन्वर्जन है हमारे पास, डेरिवेशन है किसकी, शंट रेजिस्टेंस की, RS की।
और ये पैरेलल लगा होता है गैल्वेनोमीटर के। कंसिडर कर दिया एक एमीटर, ये पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस मिल के पूरा क्या बनाते हैं, ये एमीटर बनाते हैं। इन विच गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया पैरेलल किसके साथ, शंट रेजिस्टेंस के साथ, आरएस के साथ। टोटल करंट नीड टू बी मेजर्ड, जो करंट आ रहा है वही आखिर में वही करंट निकल रहा है, जो करंट आ रहा है इसकी मेजरमेंट करेंगे। जो आ रहा है टोटल करंट वो आई है हमारे पास। आई जी करंट वो है जो क्या कहते हैं फ्लो कर रहा है किसमें से, गैल्वेनोमीटर में से, जिसकी रेजिस्टेंस आर जी। ये गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को आर जी कह रहे हैं, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट गुजरेगा वो आई जी कहलाएगा। आई जी करंट गुजर रहा है और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आर जी है हमारे पास। तो शंट रेजिस्टेंस जो है उसमें करंट कौन सा गुजरेगा, टोटल करंट में से गैल्वेनोमीटर का करंट निकाल दें तो बाकी एरिया का करंट यहाँ गुजरेगा। तो आई में से आई जी निकाल दें तो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे जो करंट गुजरेगा आई माइनस आई जी गुजरेगा। तो यहाँ लिखा एंड आई माइनस आई जी करंट फ्लो थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। जो शंट रेजिस्टेंस है इसमें से वही करंट गुजरेगा जो टोटल करंट में से निकाल दें आप गैल्वेनोमीटर के करंट को, तो वो यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, अब ये पैरेलल है तो इनके वोल्टेज सेम रहेंगे। पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट डिफरेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल सर्किट, ये यानी कि दोनों के दोनों आपस में पैरेलल होगा। तो पैरेलल सर्किट के मुताबिक होता है वोल्टेज आर डिवाइडेड, सॉरी वोल्टेज आर इक्वल, वोल्टेज इक्वल रहते हैं एंड सेम इन ईच ब्रांच। जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा। 12 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं, यहाँ 12 वोल्ट होंगे। अगर यहाँ 24 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ 24 वोल्ट होंगे, तो वोल्टेज सेम रहेंगे। जो वोल्टेज जिसका होगा वही वोल्टेज शंट रेजिस्टेंस का होगा। शंट रेजिस्टेंस वोल्टेज को वीएस कह रहे हैं, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज को वीजी कह रहे हैं। तो दोनों वोल्टेज सेम रहेंगे, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहते हैं। तो जो इसके वोल्टेज हैं वही इसके आपस के बराबर हैं। लेकिन हम जानते हैं ये शंट रेजिस्टेंस हम लगा रखी है, इसके अंदर करंट कौन सा हो रहा है, आई माइनस आई जी। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई करंट कितना गुजरा, आई माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, शंट वाले की आर एस की, वो आर एस है हमारे पास। इस तरह गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट गुजर रहा है वो आई जी है हमारे पास, रेजिस्टेंस क्या है उसकी आर जी है हमारे पास। आर एस मालूम करना है तो आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई करें, वजह डिवाइड करेगा। ये फॉर्मूला है इसका सिंपल सा। आर एस क्या है हमारे पास, शंट रेजिस्टेंस है। टू सेट द रेंज ऑफ द एमीटर, एमीटर की रेंज बढ़ाने या कम करने के लिए शंट रेजिस्टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसके लिए, करंट की मेजरमेंट के लिए। अब यहाँ पे एक वर्क प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। 18.6 हमारे पास है, अ मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, यानी कि एक मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर है, आर जी है, उसकी गैल्वेनोमीटर है, उसकी रेजिस्टेंस जो है कितनी है हमारे पास, वो आर जी है, वो कितनी दे रखा है, 100 ओम्स दे रहा है। इज यूज, यानी कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, तो आर जी इज इक्वल टू 100 ओम से, इज यूज एज एन एम मीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए एम मीटर। तो यानी शंट रेजिस्टेंस लगी होगी वहां पे, तो एम मीटर यूजिंग शंट, यानी कि शंट रेजिस्टेंस कितनी है 0.1 की, तो आर एस कितना है वो 0.1 ओम हमारे पास है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट शो हो रहा है, आई जी जो हमारे पास जो हो रहा है वो कितना है, 100 माइक्रो एम्पियर है। आई जी जो गैल्वेनोमीटर में करंट शो हो रहा है वो 100 आई जी हो रहा है हमारे पास, तो माइक्रो है तो 10⁻⁶ हो गया। तो जाहिर बात है ये 2 जीरो ये हैं, ये कम करेंगे 10⁻⁻⁶ को तो -4 हो जाएगा। करना क्या है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। सर्किट में बताइए जो करंट गुजर रहा है, जो आई आ रहा है टोटल डेट एम्पियर, डेट एमीटर गिव्स मैक्सिमम, जिसके ऊपर पूरी डिफ्लेक्शन दे रहा है वो करंट कितना है, तो आई मालूम करना है, टोटल करंट जो आ रहा है वो मालूम करना है आपको। फार्मूला हम अभी निकाल चुके हैं इसका, आर एस बराबर होता है किसके, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी के। तो ये ज़्यादा हमें करंट आई मालूम करना है, तो यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया आई माइनस आई जी इंटू, आप सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ ले गए उसको यहाँ लेके आ गया आर एस को, तो आर एस नीचे आ गया, ये वहाँ चला गया हमारे पास। अब क्या किया हमने, ये आई माइनस आई जी था तो ये माइनस का आई जी था, इसको वहाँ लेगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये बाकी चीज़ अपनी जगह पर, यहाँ पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आर जी नीचे आर एस नीचे आ गया, ये वहाँ चला गया, ठीक है। फिर ये माइनस का था तो ये वहाँ जाके प्लस का हो गया। अब हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। आर एस जो शंट रेजिस्टेंस थी वो 0.1 की थी, आई जी जो करंट था हमारे पास वो 1⁻⁻⁴ था, ठीक है। आर एस कितना था, आर जी कितना था, वो 100 ओम था हमारे पास, प्लस अपनी जगह पे जो आई जी था 1 × 10⁻⁻⁴ था। अब क्या है कि हमने पहले इनको सॉल्व कर लिया, जो आया 0.1 आया, इसको पावर -4 को सॉल्व कर लिया पॉइंट डेसिमल के अंदर, तो वो 0.001 आ गया, दोनों को ऐड किया
तो 0.1001 आया। तो इस पॉइंट को यहाँ से उठा के 100 के 0 के बाद यहाँ लेके आ गए तो कितना 100.1, तो 3 डिजिट यहाँ के हैं तो वो मिली हो गया, 10⁻³ हो गया, यानी कि मिली एम्पियर हो गया। आसान सा था। अब इसके बाद आपके पास है वोल्ट मीटर। हमने पहले ही पढ़ा था, आज पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। गैलन मीटर को एज ए मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैलन मीटर को एज ए वोल्ट मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वोल्ट मीटर इस्तेमाल करेंगे तो वो वी दिखाएगा हमारे पास, जब एम मीटर दिखाएंगे तो ए होगा। अगर आपको एम डी केट में या ई केट में दिखाया जाए इस तरह का इक्विपमेंट और उसमें वी लिखा हुआ और कहें ये किसको मेयर करेगा, करंट को, वोल्ट को या रेजिस्टेंस को, तो अगर सिंबल देखेंगे तब भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर सिंबल में वी लिखा हुआ है तो वोल्ट को मेयर करेगा, अगर ए लिखा हुआ है तो एम्पियर को मेयर करेगा हमारे पास। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, इसमें सीरीज में लगा देते हैं रेजिस्टेंस, लेकिन वो लो रेजिस्टेंस नहीं होती, यहाँ उलट हो जाएगा, उसका हाई रेजिस्टेंस होगी। वो पैरेलल में था, ये सीरीज में, फर्क है दोनों में। वोल्ट मीटर करता क्या है क्या, तो कहता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है, जो भी कहना चाहे, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज की पैमाइश करना, मेजरमेंट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे सीरीज में गैल्वेनोमीटर के, तो क्या बन जाएगा, एक गैल्वेनोमीटर में अगर हाई रेजिस्टेंस लगा दें तो बन जाता है वोल्ट मीटर। अगर शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में तो एम्पियर, सीरीज में लगाएंगे हाई रेजिस्टेंस तो गैल्वेनोमीटर। सीरीज पैरेलल का चक्कर याद रखिएगा, ये सवाल बन सकते हैं आपके, और जो बच्चा तो वजह से नहीं करेगा तो परेशानी में आ जाएगा वो। द सिलेक्शन ऑफ हाई रेजिस्टेंस, ये हाई रेजिस्टेंस की जो सिलेक्शन है ये डिपेंड करती है कि डिजायर वोल्टेज रेंज नीड टू बी मेयर्ड, कितनी आपको रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है, तो उस हिसाब से हाई रेजिस्टेंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये देखा। अब ये सिंपल इस तरह से दिखा दी, पूरा गैल्वेनोमीटर है हमारे पास। ठीक है जी, जिसमें सीरीज में लगा हुआ है हाई रेजिस्टेंस, तो करंट जो गुजरेगा वो IG गुजरेगा। जो करंट इसमें आएगा गैल्वेनोमीटर में वही करंट, सीरीज दोनों सीरीज में, तो करंट सेम आएगा, IG इसमें आएगा, IG ही इसमें से आएगा। RG और RX दोनों का करंट सेम रहेगा, IG ही रहेगा। कंसीडर द वोल्ट मीटर, कंसीडर कर लिया वोल्ट मीटर इन विच गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड सीरीज में विद किसके साथ, हाई रेजिस्टेंस RX के साथ। टोटल वोल्टेज नीड टू बी मेजर, जो मेजर करना है वो वोल्टेज V है। IG करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस RG, इसकी रेजिस्टेंस है वो RG है। एंड द सेम IG करंट, यही IG करंट इसमें से RG में से गुजर रहा है, यही सेम करंट किसमें से गुजरेगा, RX में से गुजरेगा। हमने कहा कि ये सीरीज बन गए दोनों के दोनों, हमने क्या कहा, ये दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों सीरीज में बन गए। तो टोटल वोल्टेज जो है, कुछ वोल्टेज सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज कुछ यहाँ ड्रॉप होगा कुछ वहां ड्रॉप होगा, अकॉर्डिंग टू सीरीज सर्किट। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहते हैं, लेकिन सीरीज में क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं, करंट सेम रहता है। तो अकॉर्डिंग टू सीरीज सर्किट करंट इज इक्वल और सेम इन द सर्किट, करंट सेम ही रहेगा, IG ही दोनों में रहेगा इन द सर्किट, बट वोल्टेज ड्रॉप अकर एट ईच एलिमेंट, गैल्वेनोमीटर में अलग वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस में अलग होगा। दोनों के वोल्टेज को जमा करेंगे, VG को जमा करेंगे VX के साथ, तो क्या होगा, वो टोटल वोल्टेज आ जाएगा हमारे पास। और करंट हम जानते हैं करंट सेम रहता है, जो IG होगा वही RX होगा। जो करंट हमारे पास गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा IG में, जो IG करंट ही इसमें से गुजरेगा, IG करंट भी इसमें से, तो IG और IX दोनों क्या रहेंगे, वो बराबर रहेंगे हमारे पास। इक्वेशन 1 के अंदर को हम इसी इक्वेशन को हम ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। तो V इज इक्वल टू क्या किया हमने, V अब इज इक्वल टू VG होना IG RG, और ये IG I फिर IX लिखेंगे और RX कर देंगे। देखें ये गैल्वेनोमीटर था तो IG RG, ये हाई रेजिस्टेंस था तो IX RX, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है जी, लेकिन हम जानते हैं IX और IG दोनों बराबर हैं, तो IX की जगह IG कर सकते हैं, बाद में उसको कॉमन भी निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, क्योंकि करंट दोनों के सेम थे, सेम करंट IG गुजर रहा था गैल्वेनोमीटर में से और हाई रेजिस्टेंस में से, तो I फार्मूले तो IX आएगा। ठीक है ना, VX इज इक्वल टू IX RX हमारे पास ओम्स लॉ। अब ये IX की जगह पे IG कर दिया, IG कॉमन निकाल दिया, तो RG और RX दोनों प्लस हो गए। यहाँ पे अगर ये प्लस के अंदर है, अगर IG यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां जाके वो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। प्लस वाले से नहीं दिए, मल्टीप्लाई IG को वहां जाके उसको डिवाइड कर देगा। ये हाई रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो ये RG जो है ये प्लस का है, तो वहां जाके वो माइनस का हो जाएगा। इसको इधर लिखें उसको उधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हाई रेजिस्टेंस भी निकल के आ गया फार्मूला, V/IG माइनस RG। हमारे पास RX क्या है, हाई रेजिस्टेंस है किसकी, वोल्ट मीटर की। क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसकी रेंज को सेट करने के लिए कि वोल्ट मीटर कितने रेंज का चाहिए। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है, ये भी ECAT MCAT का सवाल है, हमेशा वोल्ट मीटर किसमें कनेक्ट करते हैं,
पैरेलल करंट करते हैं किसी का वोल्टेज मालूम करने के लिए अक्रॉस किसी भी एलिमेंट के। ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम हमारे पास है ये कहता है गैल्वेनोमीटर है क्वाइल है ऑफ 40 ओम। गैल्वेनोमीटर है यानी कि उसकी क्वाइल की रेजिस्टेंस कितनी है, वो हमारे पास वो 40 ओम है। तो आर जी कितना हो गया, 40 ओम हो गया। शोज फुल रेंज डिफ्लेक्शन ऑफ करंट आई जो है कितना 4 मिली एम्पियर। तो वो जो करंट इसमें से फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो आई जी है। आई जी डिफ्लेक्शन तो फुल डिफ्लेक्शन आई जी करंट दिखाता है, आई जी इज इक्वल टू 4 मिली। ऊपर सवाल में भी क्या था, आई जी क्या था हमने, तो करंट कितना दिखा रहा है वो 4 मिली एम्पियर दिखा रहा है हमारे पास। मिली का होता ट्रांसफार्मर -3 होता है हमारे पास, एम्पियर हो गया। हाउ कैन दिस गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बनाना है रेंज 0 से 12 वोल्ट। तो आर एक्स ये जो है कहता है कि हम कितना उसका आर एक्स का रखें, यानी कितने का उसका वो करें चेंज। ठीक है, ये चेंज कर दिया। कहता है कि हाउ कैन दिस वो गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर को बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बनाना है 12 वोल्ट वाला, 0 से 12 तक का। तो 0 तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, 12 तक की एंड की रेंज की कितनी तक का। तो वोल्ट 0 से 12 कह रहा है तो 0 इस्तेमाल नहीं होगा, 12 तक का बनाना है हमें कि 12 तक वोल्ट तक को मेजर कर ले। तो V की जगह हम 12 ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ चाहें तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 12 वोल्ट। जो यूज करेंगे आप 12 वोल्ट ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ये सेफ भी कर दिया। तो कहता है कितना रेजिस्टेंस रखें इसके अंदर कि वो 12 वोल्ट तक को मेयर कर ले। तो आर एक्स इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। वी कितना रखना है, 12 तक लेके जाना है। अगर 5 कहता तो 5 रख देते वी की जगह। तो 5 अपॉन आई जी कितना है 4 -3 था, माइनस आर जी कितना दे रहा है 40 दे रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये शंट रेजिस्टेंस मालूम कर, सॉरी हाई रेजिस्टेंस मालूम कर लेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लें। तो ये क्या किया मैंने, 12 अपनी जगह पर है, 4 -3 क्या जाएगा 0.004 हो गया। ये -3 खत्म कर दिया, यानी कि पावर को सॉल्व कर दिया, डेसिमल में लेके आ गए। -40 अपनी जगह 12 को डिवाइड करें इससे 3000 आएगा, माइनस करें 40, यह आ जाएगा 2960 ओम। तो इतनी ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जिसमें से आई जी करंट जो गुजर रहा हो फुल डिफ्लेक्शन दे रहा हो 4 मिली एम्पियर की, तो वो 12 वोल्ट तक को मेयर कर सकेगा इतने रेजिस्टेंस के ऊपर। लेकिन होपफुल आपको समझ में आया होगा, तो काइंडली लाइकली शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।